हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को लाया हूँ जो कि आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के सारे थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया। अब आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो सारे एमसीक्यूज से कवर हो जाएंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं कोई भी चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यूज को लाता हूँ। तो इससे क्या होता है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और ये एमसीक्यूज सॉल्व करना जो है एग्जाम का फील देता है। इसलिए मैं एमसीक्यूज को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, क्योंकि उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ये अभी हम लोगों ने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है। ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुषाण वंश, वर्धन वंश, ये सारे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वह कौन सा ग्रंथ है? तो वो है विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस ग्रंथ। ये मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा कृत है? तो विशाख दत्त के द्वारा कृत है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। और इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वह है विशाख दत्त का ग्रंथ। कौन सा? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यूनानी लेखक एक जस्टिन थे जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसके द्वारा कहा गया था? तो जस्टिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था और चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है, ये पहचान किसने किया था? तो ये पहचान विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो वो जस्टिन ने ही किया है। जस्टिन ने ही सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन द्वारा उल्लेख किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इसलिए चाणक्य का अन्य नाम में विष्णुगुप्त भी आता है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य का ही अन्य नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त अभी हम लोगों ने देखा है। विष्णुगुप्त ही चाणक्य का अन्य नाम है अर्थात बचपन का नाम है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। देखिए, अर्थशास्त्र में बेसिकली उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दिया गया था। अर्थशास्त्र में क्या दिया गया था? तो उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र में चर्चा किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
विदेश नीति की भी उसमें चर्चा थी और उसमें आर्थिक संबंधी भी उसमें चर्चा की गई थी। तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में बेसिकली उसके राजनीतिक व्यवस्था पर जोर डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कौटिल्य जो है राजनीतिक व्यवस्था पर जोर डाले थे अर्थशास्त्र में, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। इसी में सप्तांग थ्योरी भी दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही सप्तांग थ्योरी दी गई है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सप्तांग अंग कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? तो मित्र है राज्य का सातवां अंग। तो वो कौन कौन से सप्तांग में आते थे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, और ये सातवां है जिसका कि सप्तांग थ्योरी में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पे, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि राजनीति पे जोर डाला गया है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो उसके राजनीतिक व्यवस्था अर्थात राजनीतिक नीतियों पर जोर डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी तुलना की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र की जो कंपैरिजन है किससे की गई है? मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस राजदूत जो है वो भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में है। ठीक है, बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में इसका उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में विला लिया था। और मौर्य साम्राज्य में जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा था, उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये बुद्ध ग्रंथ के बुद्ध घोष की समंत पसादिका में मिलता है। बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी का बना था। देखिए, बहुत लोग ये सोचेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रतापी शासक था, वो जरूर पत्थरों से अपना महल को बनाया होगा, लेकिन चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्रा। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ के? पाटलिपुत्रा, जिसे आधुनिक पटना कहा जाता है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ पे था? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्रा में ही था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ पर था? पाटलिपुत्रा में था। और किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो कुम्हरार तो पाटलिपुत्रा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहली बार जीता था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। देखिए, ये आपका पश्चिम भारत हो जाएगा। तो वो कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था? तो वो कौन से अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था पश्चिम भारत पर था।
ठीक है, और ये रुद्रतामन का जूनागढ़ शिलालेख कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ही गुजरात मिला हुआ था। यह भी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारत राजा ने हराया था? तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ये हम लोगों ने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस निकेटर में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेलूकस को पराजित कर लेते हैं और उसकी बेटी से वो शादी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैप पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में मैप दिया गया है और आप लोगों को बताना है यह मैप किस समय का था। तो यह मैप बेसिकली अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का ये मैप है। तभी भारत का मैप कुछ ऐसा ही था जब अशोक के शासनकाल का अंतिम समय था। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। उपयुक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो ये संपूर्ण भारतवर्ष जो है अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे। किसको किसको छोड़कर? तो असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और वरुणता से त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने राजधर्म की स्थापना की थी। किस बेसिस पर? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। बिहार तो सम्मिलित था, कलिंग भी था, अफगानिस्तान भी था, बट श्रीलंका नहीं था। देखिए, जब अशोक की बात करते हैं तो उसके मैप को देखिए, यहाँ पर मैप से क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसका था? अशोक का मैप था। और उस समय में देखिए श्रीलंका यहाँ पे ये सारे हाईलाइट किए गए हैं, बट श्रीलंका हाईलाइट नहीं किए गए हैं। तो अशोक के शासनकाल में श्रीलंका नहीं आता था, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? तो दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख किसमें हुआ था? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है उसके दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक ने ही भारत का पहला अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि है। देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक को मिली थी। इससे ये पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? पहला है अशोक के अभिलेख, बिल्कुल नहीं। दीपवंश में मिलता है, महावंश में मिलता है, दिव्य वदान तो नहीं मिलता है। महावंश और दीपवंश में जो है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अर्थात दीपवंश और महावंश में जो है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? महावंश और दीपवंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में की गई थी। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में की गई थी। मैं जब लुसेंट का सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेबल को बताता हूँ और आप लोगों को बोलता हूँ ये टेबल याद करने के लिए। तो अगर वो टेबल आपको याद रहेगा तो वहीं से डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में की गई थी अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वो कौन से मौर्य शासक है जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उसको हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त जैन धर्म के थे, ये तो नहीं होगा। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और जो है बिंदुसार, ये भी नहीं होगा। दशरथ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, 2 और 4 जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 2 और 4 अर्थात डी इज योर राइट आंसर। अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और दशरथ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ कौन था? अशोक का पौत्र था। अशोक का पौत्र कौन था? दशरथ था। अशोक और दशरथ जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, रज्जुक कौन थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे उसे ही रज्जुक कहा जाता था। मौर्य शासन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। मौर्य शासन के अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। व्यापारियों के काफिलों को क्या कहते हैं? सार्थवाह कहते हैं। व्यापारियों के काफिलों को क्या बोलते हैं? सार्थवाह कहते हैं। देखिए, मौर्य काल में व्यापारी काफिला को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। तो सार्थवाह का अर्थ क्या है? व्यापारियों के काफिले से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, ये तो नहीं था। युक्त था, राजुक भी था, प्रादेशिक भी था। अग्रहारिक जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। युक्त का अर्थ क्या होता था? ये जिला के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूला करते थे। राजुक कौन होते थे? ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। और ये जो है प्रादेशिक, ये कौन थे? यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यहाँ वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य प्रशासन का भाग ये कौन नहीं था, तो अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं? तो सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। आप लोगों को पता होगा सांची का स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सांची को प्राचीन नाम क्या था? काक नाम था। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काक नाम। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और उससे रिलेटेड आप लोगों को स्मारक को मैच करना है। तो कुशीनगर, कुशीनगर हो जाएगा राणाभर स्तूप। सारनाथ का हो जाएगा धमिक स्तूप। श्रावस्ती का हो जाएगा शहीद मठ। और कौशाम्बी का हो जाएगा घोसीताराम मठ। ये आप लोगों को इस तरह से मैच करना था। इसे फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्थान व उसके स्मारक, कौशाम्बी किससे है रिलेटेड? घोसीताराम से है। कुशीनगर राणाभर से है। सारनाथ धमिक स्तूप से है। और श्रावस्ती जो है किससे है? सहेत महेत से संबंधित है। यानी सहेत महेत स्मारक किस स्थान पर है? श्रावस्ती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। तो उन्होंने सबसे पहले लुम्बिनी गया था, फिर उसके बाद कपिल वस्तु, फिर उसके बाद गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। ठीक है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। 1 2 3 4 5 6, वह 6 जगह पे गए थे और ये आपके क्रम हो गए। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर अर्थात श्रावस्ती। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अशोक के शिलालेख जिसे कि इंस्क्रिप्शन कहते हैं में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो प्राकृत भाषा
प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो वो शाहबाजीगढ़ अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। शाहबाजीगढ़ अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो पत्थर पर प्राकृत भाषा में, अभी हम लोगों ने देखा पहले जो है शिलालेख में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। ब्राह्मीण लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण किया गया है? तो पत्थरों पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 50 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार जो है अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, अभी हम लोगों ने देखा है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो भी जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप तो अंग्रेज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहला विघटन किसने किया था? तो वो जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहला विघटन अर्थात डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही डिसाइफर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, ये किस लिपि में बद्ध थे? तो खरोष्टी लिपि में थे। पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में, ये पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में कौन सा लिपि? खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? तो वो कौन से है? अनुराधापुर है। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ते हैं। प्राक अशोक ब्राह्मी जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बात है, उस लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला था। तो वह कौन सा स्थान था जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? तो श्रीलंका के अनुराधापुर से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं मैंने बताया था खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। तो यहाँ पे 57 एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे एमसीक्यूज को लाऊंगा और वहीं पे उसे समाप्त कर दूंगा। एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करने से इस चीज का अंदाजा और अनुभव लगता है। तो आप लोग इसी तरह चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ऐसे ही सॉल्व कीजिए, तो आपका कोई भी चैप्टर ढीला नहीं रहेगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।